हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो मेरा नाम है अक्षत गुप्ता और लास्ट टाइम हमने अपना ब्लड सर्कुलेशन वाला चैप्टर स्टार्ट कर लिया था, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। आज हम अपने ब्लड के बारे में पढ़ने वाले हैं। ब्लड क्या है, पिछली बार हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिया था कि बेसिकली सर्कुलेटरी सिस्टम होता किस लिए हमारी बॉडी में, ताकि सर्कुलेशन रख सके हमारी बॉडी में, हर एक सेल को, हर एक हड्डी को, मसल को, टिश्यू को न्यूट्रिशन मिल सके, इसलिए होता है बेसिकली सर्कुलेशन। और इसमें कुछ वेसल्स होती है, पाइपलाइंस होती हैं। पाइपलाइंस को क्या बोलते थे हम, वेसल्स बोलते थे। और जो न्यूट्रिशन पहुंचाता था वो आता था हमारा ब्लड। ब्लड ऑक्सीजन कैरी करता है, न्यूट्रिएंट्स कैरी करता है, काफी सारी चीजें कैरी करता है, अलग अलग जगह पे जाके सेल्स को देता है और उनसे जो वेस्ट मटेरियल होता है वो ले लेता है और वापस से बॉडी से बाहर कर देता है। ये फंक्शन होता है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम का। तो इसके कुछ कंपोनेंट्स थे। कंपोनेंट्स के 3 कंपोनेंट्स है बेसिकली हमने पढ़े थे। सर्कुलेटरी सिस्टम के कंपोनेंट्स लिख लेते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। देखिए इसके 3 कंपोनेंट्स हैं। पहला हमारा ब्लड, दूसरा हमारा वेसल्स। हमने आपको लास्ट टाइम ये भी बताया था कि हमारे बॉडी की 2 तरह के सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं हमारी। एक होता है हमारी बॉडी वाला, एक होता है जो कुछ जानवरों में होता है, इंसेक्ट्स वगैरह में, ओपन और क्लोज। ओपन कैसा होता है, जिसमें कोई वेसल्स होते हैं, डायरेक्ट बॉडी में भर दिया जाता है। जैसे मान लीजिए पन्नी में पानी भर के फेंक दें, पन्नी में पानी भर दिया तो पन्नी क्या हो गई, ओपन। ओपनली उसमें पानी अपने आप रैंडमली घूमता रहेगा, जैसे पन्नी हिलेगी, उसमें कोई फिक्स तो नहीं है। लेकिन जहां पे पाइपलाइन लगा रखी है वहां पे हम कंट्रोल कर सकते हैं कि यहाँ का हम नॉब बंद कर दें तो वहां पे ब्लड नहीं जाएगा, यहाँ का खोल दें तो यहाँ चला जाएगा। ऐसे हम रेगुलेशन कर सकते हैं। तो ये होता है हमारा क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। वो होता है ओपन वाला, ये होता है क्लोज। ओपन कहाँ मिलता है हमें, ऑलमोस्ट हर एनिलिडा और हमारा आर्थ्रोपोडा में ओपन मिलेगा, मॉलस्का में ओपन मिलेगा, इकाइनोडर्मेटा में ओपन मिलेगा, हेमिकॉर्डेटा में ओपन मिलेगा। और क्लोज किस में मिलेगा, एनिलिडा में और साथ ही साथ कॉर्डेट्स में। कॉर्डेट्स में यानी हम आते हैं और काफी सारे जानवर, मैमल्स, गाय, पक्षी वगैरह सारे, ठीक है। तो 3 कंपोनेंट है इसके, वेसल्स। और तीसरा क्या है, हार्ट। भाई किसी चीज तुम्हें पानी फ्लो कराना है पाइप के अंदर, धक्का तो मारना पड़ेगा ना उसको, या तो धक्का मारना पड़ेगा या फिर खींचना पड़ेगा, तभी तो वो आगे बढ़ पाएगा, वरना आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो हमें 3 कंपोनेंट्स हैं जो पढ़ने हैं। पहले आज हम इसे स्टार्ट करेंगे, इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे और सारे इसको आज खत्म करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम ये दोनों पढ़ेंगे और धीरे धीरे करते हम आगे प्रोसीड करते रहेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना पहले ब्लड सर्कुलेशन। सो पहले इसके देखिए कंपोनेंट्स, इसके भी कंपोनेंट्स होते हैं। लास्ट टाइम शायद हमने आपको बताया था, नहीं तो देख लीजिए एक बार। इसके 4 कंपोनेंट्स होंगे। पहला रेड ब्लड सेल्स, या फिर इन्हीं का नाम होता है एरिथ्रोसाइट्स, ठीक है। दूसरा कंपोनेंट होता है हमारा व्हाइट ब्लड, इसको आरबीसी बोलते हैं। सर सेल्स इन कॉर्पसल्स, कॉर्पसल्स खरीदते। यहीं पे देखिए कंफ्यूजन होती है, रेड ब्लड सेल्स की जगह हमने कॉर्पसल्स क्यों कराया। इसका रीजन होता है, देखिए इसके बारे में आगे बताते हैं अभी। क्योंकि क्या होता है, आरबीसी जो होते हैं हमारे, ये एक एक्चुअल सेल होते ही नहीं है, इनके अंदर सेल वाली कोई क्वालिटी है ही नहीं, ये बस एक बैग जैसे होते हैं, इसलिए इनको कॉर्पसल्स वर्ड यूज हो जाता है। अब कोई सेल ही नहीं है तो उसके आगे वर्ड सेल क्यों लगाया, इसलिए कॉर्पसल्स लगाते हैं। इसको ऊपर लिखते थोड़ा, देखिए कॉर्पसल्स, ठीक है, आरबीसी। अब डब्ल्यूबीसी क्या होता है, व्हाइट ब्लड, सेम ऐसी सेल्स, यहां पे अलग है थोड़ा। डब्ल्यूबीसी प्योर सेल्स होते हैं इसलिए इनके आगे ये सेल्स लगाते हैं, जबकि आरबीसी नहीं होते इसलिए उनके आगे कॉर्पस सेल्स लगाते हैं, ठीक है। इनका नाम होता है ल्यूकोसाइट्स, ये नाम भी याद रखिएगा साथ साथ। तीसरा कंपोनेंट आता है हमारा प्लेटलेट्स। इनके बारे में आज हमें डिटेल में पढ़ना सारा। इनका नाम होता है थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक है। और लास्ट हमारा कंपोनेंट होता है, मान लीजिए प्लाज्मा। ये 4 कंपोनेंट होते हैं हमारे ब्लड के, ठीक है। एक बार इसे देखिए, हाँ आगे देखते हैं। चलिए ये 4 कंपोनेंट्स हैं। एक बार इनका मोटा मोटा फंक्शन देख लेते हैं कि क्या फंक्शन होता है इनका। देखिए सबसे पहले इनका फंक्शन होता है, जो आरबीसी होते हैं ना, ये क्या होते हैं, एक बैग जैसे होते हैं। इनका काम होता है कि अपने अंदर ऑक्सीजन भरो और उसे जगह पे ट्रांसफर करो। टिश्यूज को ऑक्सीजन चाहिए भाई,
भाई खाना खा रहे, खाने को पचाने के लिए ऑक्सीजन, खाने को पचा के उससे एनर्जी निकालने के लिए ऑक्सीजन तो चाहिए होगी ना। कोई भी काम करते हैं हमें ऑक्सीजन सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं ताकि हम बॉडी में एनर्जी बन सके, तो ऑक्सीजन उसके लिए जरूरी होती है। हर टिश्यू को एनर्जी चाहिए, एनर्जी चाहिए तो मतलब उसे ऑक्सीजन भी चाहिए होगी। तो ऑक्सीजन पहुंचाने का काम किसका होगा? आरबीसी का। ये काम करेगा आरबीसी, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। ठीक है, दूसरा आता है व्हाइट ब्लड सेल्स। अब देखिए सिंपल सी बात है, मान लीजिए हमारा देश है, क्या हमारे देश में सोल्जर्स के बारे में इसमें, भाई सोल्जर्स के बारे में सब जानते हैं। सोल्जर्स का काम क्या होता है? हमारी बॉडी में किसी भी तरह हमारे देश में किसी भी तरह से कोई भी सोल्जर्स का क्या काम होता है कि हमारे देश को पूरी तरह से प्रोटेक्ट करना। ऐसे ही हमारी बॉडी में भी होते हैं WBC सेल्स, ये हमारे को किसी भी तरह के बैक्टीरिया बीमारी से प्रोटेक्ट करते हैं। तो इन्हें सोल्जर्स ऑफ बॉडी बोलते हैं, ऑफ बॉडी। दूसरे आते हैं तीसरे प्लेटलेट्स। देखिए क्या होता है, कई बार हमें चोट वगैरह लगती है तो खून बहना शुरू होता है। खून कब तक बहता है? ऐसा तो है नहीं कि जब तक खत्म हो जाएगा बॉडी तब तक बहेगा। थोड़े टाइम बाद क्या होता है, थोड़ा सा बहने के बाद वहां पे क्लॉट जम जाता है, खून जमने लग जाता है, वहां पे काला काला हो जाता है, और उस चीज को हम बोलते हैं ब्लड क्लॉट। तो इससे ये क्यों बनता है? ताकि हमारा ज्यादा खून का लॉस ना हो, ब्लड लॉस कम से कम हो, इसलिए बनता है। तो ये भी हमारी प्रोटेक्शन के लिए होता है। अगर ये नहीं होगा तो ब्लड लॉस होगा और इंसान की डेथ हो जाएगी। तो इसलिए हम इसका काम क्या बोलते हैं? ब्लड क्लॉटिंग। इसकी पूरी मैकेनिज्म पढ़ेंगे हम आगे। बाद में प्लाज्मा। अब देखिए कोई चीज किसी के अंदर फ्लो हो रही है, क्या सॉलिड चीजें डायरेक्ट फ्लो हो सकती है क्या? डायरेक्ट अगर हम जरा सा भी पानी न डालें, जैसे कि हम मान लीजिए कोई पाइप में पत्थर भर दे, क्या वो अपने पत्थर आगे बढ़ जाएंगे? अगर सीधा पाइप रखा भी है, मोटर से पुश भी कर रहे हैं भले ही हम, नहीं, हमें थोड़ा पानी तो डालना पड़ेगा ना, उस पानी में बह के पत्थर आगे तक जाएंगे। तो ऐसे ही यहाँ पे होता है, थोड़ा वाटर पार्ट भी चाहिए होता है हमें। और वाटर पार्ट क्या होता है हमारा? प्लाज्मा। वाटर पार्ट ऑफ प्लाज्मा, ब्लड, सॉरी, वाटर पार्ट ऑफ ब्लड। ब्लड का वाटर पार्ट होता है। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे 4 कंपोनेंट्स ब्लड के। अब इन 4 बार हम डिटेल में पढ़ेंगे। पहला हम स्टार्ट करेंगे ये वाला, फिर आगे धीरे धीरे इन्हें पढ़ेंगे। ठीक है, पहली बार से नोट करिए। चलिए आगे देखते हैं। चलिए ब्लड देखते हैं। सबसे पहले आरबीसी में, अब पहले हम ब्लड पढ़ रहे हैं, आरबीसी डाल लेते हैं। रेड ब्लड कॉर्पसेल्स बोलते हैं, याद रखिएगा इन्हें। ठीक है, तो ब्लड देखना है हमें। देखिए आरबीसी, सबसे पहले इसके बारे में पॉइंट लिखते हैं। आरबीसी की शेप कैसे होती है? इसकी शेप होती है कुछ कुछ ऐसी। ठीक है, देखिए सिंपल, जैसे जेम्स होती है ना हमारी, जेम्स कुछ इस तरह की होती है। इसको बीच से पिच कर दीजिए, बीच से फोर्स लगा के, पूरी इस तरह से होती है हमारी जेम्स। ये होती है हमारी जेम्स। इसको अगर बीच से पिच कर देंगे तो ऐसी बन जाएगी। इस शेप को हम बोलते हैं बाई कॉनकेव, बाई कॉनकेव। ठीक है, साइज कितना होता है आरबीसी का? शेप लिखी हमने, साइज होता है इसका 5 से 7 माइक्रोमीटर। ठीक है, ये होता है इसका साइज। अब बात आती है इसके फंक्शन पे। पहली बात, इसके कुछ क्वालिटीज हैं। क्या हमने ऐसे बताया था शुरुआत में कि ये एक ट्रू सेल है ही नहीं, मतलब इसमें ट्रू सेल वाली कुछ क्वालिटीज नहीं है। क्या नहीं है? जैसे नॉर्मल सेल क्या होती है हमारी, जिसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया हो, न्यूक्लियस हो, गोल्जी अपरेटस हो, सेल के ऑर्गेनल्स हो जो उसके लिए जरूरी है उसके काम करने के लिए। इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। नो न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी अपरेटस और बाकी के अदर ऑर्गेनल्स भी इसके अंदर नहीं है जो एक सेल के अंदर होने चाहिए, तभी हम उसको ट्रू सेल मानते हैं। अब इसके अंदर कुछ ऐसा है ही नहीं, तो इसलिए हम इसे ट्रू सेल नहीं बोलते। सो
इट इज नॉट ट्रू सेल। ठीक है, ये ट्रू सेल नहीं है जैसे हमने बोला। अब बात आती है इसके फंक्शन पे। देखिए पहले पिगमेंट समझिए। पिगमेंट वर्ड आता है, पिगमेंट क्या होता है? एक ऐसी चीज होती है जैसे हमने करते हैं ना कोई रंगाई वगैरह करते हैं, डाई वगैरह से रंगाई करते हैं, तो वो होते हैं पिगमेंट्स। पिगमेंट क्या होते हैं? जो कलर देते हैं किसी चीज को, कि कोई जैसे हम डाई वगैरह करते हैं तो कलर आता है ना, ऐसे इसके अंदर भी होते हैं। हम बोलते हैं हमारा ब्लड कलर रेड है, क्यों? यहाँ पे पिगमेंट इन्वॉल्व होता है, उसकी वजह से। उस पिगमेंट का नाम क्या है? हीमोग्लोबिन। वो क्या होता है? सेल के अंदर होता है, और इसकी वजह से हमारा कलर का आता है रेड कलर। लेकिन इसका खुद का कलर कैसा होता है? व्हाइट। अब देखिए खुद है ये मतलब ट्रांसपेरेंट होता है, ट्रांसपेरेंट लिखिए। अब देखिए खुद है ट्रांसपेरेंट, तो रेड कलर कैसे दे देता है? देखिए अब पेरेंट, देखिए कैसे देगा। हमने शुरुआत में इसका फंक्शन क्या होता है? पिगमेंट में कलर देना एक सेकेंडरी फंक्शन है, ठीक है, देता है वो अच्छी बात है ब्लड का कलर, लेकिन ब्लड के कलर से कोई फंक्शन नहीं डिसाइड होता उसका। इस पिगमेंट का असली रोल क्या है? आरबीसी से, जैसे हमने बताया था, आरबीसी का काम क्या होता है? ऑक्सीजन को कैरी करना उस तक, टिश्यूज तक, जो भी हमारे टिश्यूज हमारी बॉडी के सेल्स हैं, हर एक सेल को ऑक्सीजन की जरूरत होती है, उस सेल तक ऑक्सीजन पहुंचाते हैं आरबीसी की हेल्प से। तो ये पिगमेंट क्या करेगा? इस पिगमेंट में अंदर आयरन होता है, आयरन +2 की स्टेट में होता है। उस पिगमेंट को बोलते हैं हीमोग्लोबिन। ये क्या करता है? हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से बाइंड करेगा, इसके पास ऑक्सीजन आएगी लंग्स में से, ऑक्सीजन से बाइंड करेगा और फिर ऑक्सीजन को लेकर जाएगा टिश्यू तक, फिर वहां पे ऑक्सीजन को दे देगा, वहां से अपने वो लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड जो टिश्यूज में बनी थी उस कार्बन डाइऑक्साइड को लेके वापस आएगा और लंग्स के थ्रू बाहर फेंक देगा। ये होती है प्रोसेस। ठीक है, सिंपल। देखिए अपना कार्बन डाइऑक्साइड वहां से ली, वहां पे ऑक्सीजन डिलीवर करी और वापस आ गया, मतलब जहां से हम स्टार्ट किया था उसने सर्कुलेशन होता है, पूरा सर्कुलेट करते हुए जाता है जो ब्लड वेसल्स हमारी उसके अंदर। तो देखिए सबसे पहले इसके अंदर पिगमेंट होता है, पिगमेंट का नाम क्या है? हीमोग्लोबिन। इसके पार्ट्स होते हैं, पहले इसके पार्ट्स देखिए। 2 पार्ट होते हैं, पहला प्रोटीन पार्ट, दूसरा हीम पार्ट, हीम बोलते हैं इसे। ठीक है, प्रोटीन क्या होता है? एमिनो एसिड से बना होता है, प्रोटीन एमिनो एसिड्स इन्वॉल्व होते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे आगे। एमिनो एसिड्स क्या होते हैं? सिर्फ आपने आ कि एमिनो एसिड से बनता है प्रोटीन। काफी सारे एमिनो एसिड्स को साथ साथ मिलाएंगे, एक छोटे जैसे घर बना के ईंट चाहिए होती है, ऐसे छोटे छोटे एमिनो एसिड्स मिलाएंगे और बड़ा प्रोटीन बना देंगे। ठीक है, दूसरा आता है हीम पार्ट। हीम पार्ट में 2 चीजें होती हैं, पहला होता है आयरन पार्ट, Fe पार्ट, और दूसरा नॉन आयरन पार्ट, जिसमें आयरन नहीं है। ठीक है, Fe पार्ट में क्या होता है? Fe की यहाँ पे स्टेट याद रखिए कौन सी होती है? Fe +2 की ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, +2 की ऑक्सीडेशन स्टेट में। ठीक है, दूसरा आरबीसी बनता कहां पे? इसकी अलग अलग चीजें देखिए। सबसे पहले फीटल लाइफ, जब बच्चा पैदा नहीं होता उस टाइम बनता है योक सैक में, फीटल स्टेज। फिर थोड़े टाइम बाद जब बच्चा पैदा हो जाता है उस टाइम ये बनने लगता है लिवर में, साथ ही में स्प्लीन में भी। उस टाइम दोनों में चल रहा होता है ब्लड की फॉर्मेशन, स्प्लीन। ठीक है, और स्प्लीन से फिर ये जाएगा, साफ करके अच्छे से देते हैं, स्प्लीन में बन रहा है और फिर स्प्लीन से ये जाएगा अपना बोन मैरो में। ये एडल्ट के लिए होता है। ये आफ्टर बर्थ, ये बर्थ से पहले। ठीक है, और याद रखिए फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी को क्या बोलते हैं? आरबीसी फॉर्मेशन के लिए वर्ड यूज किया जाता है हीमोपोइसिस। यहां पे लिख देते हैं, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी क्या बोलेंगे हम? हीमोपोइसिस।
हीमोपोएसिस, एरिथ्रोपोएसिस लिख लीजिए, एरिथ्रोपोएसिस, ये एरिथ्रोसाइट्स बना रहे हैं ना, एरिथ्रोपोएसिस। हीमोपोएसिस कब बोलते हैं? जब ब्लड बनता है, क्योंकि ब्लड के अंदर तो काफी सारे कंपोनेंट है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट्स भी है, आरबीसी भी है, तो जब वो बनेगा तब बोलेंगे हम हीमोपोएसिस, और जब खाली आरबीसी बन रहे हैं तब बोलेंगे एरिथ्रोपोएसिस। दो वर्ड्स हैं, पोएसिस, ठीक है, ये लिखिए, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब बोन मैरो समझते हैं, बोन मैरो क्या होता है, एक बार इसे लिख लीजिए। हाँ, तो एक चीज और देखिए, तो देखिए अब पहली बार समझ लीजिए कि हमारा हीमोग्लोबिन बनता कहाँ पे है। देखिए हीमोग्लोबिन में क्या क्या चीजें होती हैं, ये तो आपको बता दिया। ग्लोबिन, इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए कि ये कैसा होता है। तो देखिए इसमें ना 4 प्रोटीन की चेन्स होती हैं, जैसे कि हमने बताया तो प्रोटीन होता है, इसमें 4 चेन होंगी प्रोटीन की। इसके पास 4 हीम पार्ट होंगे। हीम पार्ट क्या होता है? उसमें प्रोटीन भी मिला होता है, कार्बोहाइड्रेट मिला होता है और आयरन मिला होता है, तीनों का एक मिक्सचर होता है, कंपाउंड होता है बेसिकली। एक हीमोग्लोबिन पे कितने होंगे? 4 होंगे। ये देखिए 4 बना देते हैं। हाँ, तो देखिए 4 हीम पार्ट हो गए। ये होता है हमारा हीमोग्लोबिन। कितने होते हैं? 4 हीम पार्ट, और इनसे ये ऑक्सीजन हमारी बाइंड होगी। ये क्या हमारी 4 प्रोटीन चेन्स, प्रोटीन चेन, जिसमें से कि 2 हम बोलते हैं अल्फा चेन है, 2 का नाम होता है अल्फा चेन, और 2 का नाम होता है, 2 अल्फा चेन्स है, और 2 का नाम होता है बीटा चेन्स। ठीक है, 2 का नाम बीटा चेन्स। बनता कहां पे हीमोग्लोबिन? ये हमारा फॉर्म होगा हमारा किसमें? लिवर में, और लिवर में फिर हमारी आरबीसी बन जाएंगी, आरबीसी वगैरह, या फिर बोन मैरो में। लिवर में भी बनता है ये सारा प्रोसेस। तो बेसिकली हीमोग्लोबिन फॉर्म इन लिवर। क्या होगा? देखो पुरानी आरबीसी हो जाएंगी। पुरानी आरबीसी में क्या होता है, जब वो खराब हो जाती हैं तो क्या होगा, उनसे हीमोग्लोबिन निकाल लिया जाएगा। आरबीसी क्या है? एक बैग है जिसके अंदर सिर्फ हीमोग्लोबिन भरा हुआ है, उसमें से पुराना हीमोग्लोबिन निकाल लिया जाएगा। कहां पे? जहां पे जब आरबीसी खराब हो जाएगी, और उस जगह को क्या बोलेंगे? जहां पे हम तोड़फोड़ करेंगे आरबीसी के साथ, सारी चीजें निकालेंगे जो काम की चीज होगी, वो वर्ड आएगा स्प्लीन। ये तो आगे लिवर, दूसरा वर्ड आएगा स्प्लीन। स्प्लीन को क्या बोलते हैं हम? ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहां पे हमारी पुरानी आरबीसी जो होती हैं, डैमेज हो जाती हैं, उनको तोड़ा जाता है, और उनमें से खराब चीजें जो यूजफुल हो सकती है उनको अलग किया जाता है, और खराब चीजों को अलग किया जाता है, और जो काम की चीजें होती है उन्हें वापस लिवर में भेज दिया जाता है। ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, ये पॉइंट याद रखिएगा। इसको इधर कर लेते हैं 4। ठीक है, 4 हीम पार्ट। ठीक है, जिसमें क्या होता है? आयरन प्रेजेंट होता है मेनली। किस स्टेट में? आयरन +2 की फॉर्म में। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये तो होता है आरबीसी। सारी प्रोसेस होगी कहां? लिवर में। अब बात आती है बोन मैरो की। देखिए जहां पे हमारी आरबीसी बनती है, भाई आरबीसी के अंदर क्या हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन हम लिवर में बना लेंगे, आरबीसी को हम बोन मैरो में बनाएंगे। देखिए अब सबसे पहले समझिए बोन के बारे में। बोन कुछ कुछ इस तरह की होती है। ये देखिए
इसके अंदर कैविटी होती है, मतलब खाली स्पेस, खाली स्पेस के लिए हम वर्ड कैविटी यूज करेंगे, ठीक है। बाहर से सॉफ्ट काफी हार्ड होती है, बाहर वाली बोन बोलते हैं हम कॉम्पैक्ट बोन, क्योंकि काफी हार्ड होती है बोन। किस चीज से होती है? इसमें सॉल्ट्स होते हैं कैल्शियम के एंड मैग्नीशियम फॉस्फेट, फॉस्फेट से, ठीक है। ये सॉल्ट्स मिले होते हैं इसमें, साथ ही साथ इसमें प्रोटीन भी होगा, ओएसिन और बाकी अलग चीजें होंगी प्रोटीन वगैरह। अब देखिए जो खाली कैविटी है इसके अंदर सॉफ्ट, काफी सॉफ्ट टिश्यूज और सेल्स बिखरी होती है। टिश्यू बोल लीजिए भाई, टिश्यूज होता है क्योंकि काफी सारी सेल्स होती है। सेल से कौन टिश्यू बोलते हैं, हम पढ़ा होता है कि हमने बचपन में, पहले सेल्स होती है फिर टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, देन बॉडी, ये तो क्लासिफिकेशन होता है। लेकिन तो टिश्यू बोलेंगे यहाँ पे, एक सॉफ्ट टिश्यू होता है अंदर की तरफ भरा हुआ, इस तरीके से, ठीक है। अंदर की तरफ टिश्यू भरा होता है, इस टिश्यू क्या बोलते हैं हम? बोन मैरो। बोन मैरो। अब देखिए बोन में भी क्या होता है, ये जो लॉन्ग पार्ट है बीच वाला, इसको बोलते हैं हम शाफ्ट, ठीक है। और ये जो कोने वाले पार्ट है दोनों, ये वाले और ये वाले, इनको बोलते हैं एक्सट्रीमिटीज, एक्सट्रीमिटीज, ठीक है। समझ जाइएगा, दो दो एक्सट्रीमिटीज होंगी एक बोन में और एक शाफ्ट होगी। अभी बोन मैरो दो टाइप का होता है, देखिए एक बोन मैरो वो है जो शाफ्ट के अंदर है, और एक बोन मैरो वो होगा जो इसमें एक्सट्रीमिटीज में है। तो यहां पे दो टाइप के बोन मैरो बनेंगे। पहला बनेगा येलो बोन मैरो, मैरो, ठीक है। और जिसमें क्या होगा, यहां पे होता हमारे फैट की स्टोरेज, फैट स्टोरेज, ठीक है। और दूसरा आता है रेड बोन मैरो, जहां पे बनेंगे हमारे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट सब बनेंगे। इन शॉर्ट हम बोलेंगे यहां पे हीमोपोएसिस होगा, मतलब जहां पे ब्लड बनता है वहां बोलते हैं हीमोपोएसिस, जहां पे खाली आरबीसी बनती है वहां बोलते हैं एरिथ्रोपोएसिस। तो यहां एरिथ्रोपोएसिस भी होगा, हीमोपोएसिस भी होगा, ठीक है। यहां पे लिखेंगे हीमोपोएसिस। फॉर्मेशन ऑफ इसका ब्लड, ब्लड बन गया, ठीक है। अब ये देखिए हीमोग्लोबिन हमारी बॉडी में कितना होता है, हीमोग्लोबिन का काउंट होता है। हीमोग्लोबिन याद रखिए, ये क्या करेगा, ऑक्सीजन से बाइंड करेगा, ऑक्सीजन के साथ बाइंड करके ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करेगा। जैसा कि हमने शुरुआत में बताया था, हमारे ब्लड का कलर रेड होता है हीमोग्लोबिन की वजह से, लेकिन हमने बताया था हीमोग्लोबिन का कलर तो ट्रांसपेरेंट होता है। अब ट्रांसपेरेंट की वजह से फिर रेड कलर कैसे आता है ट्रांसपेरेंट का खुद, तो देखिए कैसे आएगा। हीमोग्लोबिन का फॉर्मूला होता है HB, ठीक है, HB। एक हीम पार्ट से एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बाइंड कर सकता है, यानी एक O2। और यहां पे कितने हैं, 4 हीम पार्ट है, तो मतलब 4 हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल बाइंड कर देंगे। तो देखिए HB, यहां पे रिएक्शन होगी, 4 O2 प्लस 4 O2 बाइंड करेंगे, और क्या बन जाएगा हमारा HB O2 4, 4 मॉलिक्यूल बाइंड करेंगे। अब ये जो बना, ये हमारा ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और इसकी वजह से होता है हमारा ब्लड का रेड कलर, ये देता है रेड कलर, रिस्पॉन्सिबल फॉर रेड ब्लड, रिस्पॉन्सिबल फॉर रेड कलर ब्लड, ठीक है। लाल कलर का ब्लड के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है, इसकी वजह से होता है। हमारी बॉडी में कितना होता है, याद रखिएगा 12 से 16 ग्राम पर 100 ml। मतलब अगर आप 100 ml ब्लड निकालेंगे तो उसमें से 12 से 16 ग्राम हमारा हीमोग्लोबिन होगा। इस रेंज में होता है तो हम आइडियल हीमोग्लोबिन मानते हैं। अगर इससे ऊपर जाएगा या इससे नीचे जाएगा, दोनों केस में अच्छी बात नहीं है।
ज्यादा हीमोग्लोबिन भी अच्छी बात नहीं होगा, कम होगा तो भी दिक्कत करेगा। ठीक है, ये रहता है। अब देखिए, अब एरिथ्रोपोइसिस काउंट टर्म आती है, एरिथ्रोपोइसिस काउंट भी देखिए, यहां लिख लीजिए। देखिए जैसे हमने ये बताया, ऐसे एक एरिथ्रोपोइसिस का काउंट होता है, मतलब कितने आरबीसी हैं हमारे, कितने ब्लड में, कितने वॉल्यूम ब्लड में, कितने एमएल ब्लड में हमारी कितनी आरबीसी हैं, ये भी बताते हैं। आरबीसी काउंट भी काफी हाई रहता है। ये इसका आरबीसी काउंट क्या होता है, जितने भी हमारे ब्लड में सेल्स है ना, 3 सेल्स है हमारे ब्लड में, 3 तरह की हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। इन तीनों में से सबसे ज्यादा आरबीसी होती है, बाकी बाकी सारी चीजें थोड़ी थोड़ी होती हैं। 95% तो हमारी आरबीसी होंगी, 5% में डब्ल्यूबीसी भी होंगे, हमारी प्लेटलेट्स भी होंगे। तो सबसे ज्यादा कौन सी होंगी, आरबीसी। कितना होता है इसका काउंट याद रखिएगा, 5 से 5.5 मिलियन पर एमएम क्यूब, मिलीमीटर क्यूब, वॉल्यूम में मेजर किया हमने। ठीक है, वॉल्यूम के हिसाब से ब्लड का काउंट। ठीक है, ये एक बार चीजें लिखी हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। हमारा अगर यहाँ पे हमारा एरिथ्रोसाइट्स खत्म हो गया, ब्लड का फर्स्ट पार्ट प्लस फर्स्ट कंपोनेंट कौन सा था हमारा, एरिथ्रोसाइट या आरबीसी। अब आएगा दूसरा कंपोनेंट। ठीक है, सारे पॉइंट्स लिखते जाइए, काफी इंपॉर्टेंट है सारे पॉइंट, इन पॉइंट से क्वेश्चंस बनते हैं। देखिए दूसरा पॉइंट आता है हमारा, दूसरा कंपोनेंट कौन सा था हमारा ब्लड का, डब्ल्यूबीसी। ये क्या होती है हमारी, व्हाइट ब्लड सेल्स। इनका काम क्या होता है, देखिए जैसे कि देश में होता है, एक देश को प्रोटेक्ट कौन करता है, उसके सोल्जर्स। ऐसे ही हमारी बॉडी में भी है, हमारी बॉडी को कौन प्रोटेक्ट करेंगे, हमारी बॉडी के सोल्जर्स। और वो कौन है, ये हमारे डब्ल्यूबीसी। इनका काम हमारी बॉडी में यही होता है कि कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी वायरस, कोई भी फंगस एंटर करेगा इन्फेक्शन, ये उसको मार देंगे। इनका काम इतना ही होता है। अलग अलग तरह के सोल्जर्स होते हैं, जैसा कि हम देखते हैं सोल्जर्स में कई टाइप होते हैं, कोई हवा वाले होते हैं, वाटर वाले होते हैं, नेवी वाले और ग्राउंड वाले भी होते हैं। तो 3 तरह के होते हैं। ऐसे इसमें भी मल्टीपल टाइप्स होंगे, अलग अलग तरीके के सोल्जर्स, अलग अलग उनके फंक्शन होंगे। कोई सिर्फ ऑर्डर दे रहा होगा, कोई एक्शन कर रहा होगा, तो उसके टाइप्स हम समझेंगे। ठीक है, पहले देखते हैं, पहले इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं कुछ इनके बारे में। क्या है, सबसे पहला, दे आर सोल्जर्स ऑफ बॉडी। ठीक है, प्रोटेक्ट, क्यों बोलते हैं सोल्जर, प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीज। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है, इनका आप काउंट देख लेते हैं कि हमारी बॉडी में कितने होते हैं। भाई जैसा कि मैंने बताया था 95% तो हमारे आरबीसी होते हैं, करीब 95-96 तक भी, जितने भी हमारे ब्लड में सेल्स हैं। उसका आप 4-5% में होगा तो इनका मतलब काउंट काफी कम होता है। इनका काउंट कितना होगा, याद रखिएगा, पूछा जाता है 6000 से 8000 पर एमएम क्यूब। देखिए आरबीसी काउंट तक कहा मिलियन में जा रहा था, और इसका हजारों में ही है। मिलियन होता है 10⁶, और यहाँ 10�3, मतलब जो आरबीसी से 1000 गुना ज्यादा है। मतलब एक डब्ल्यूबीसी होगा तो ये आरबीसी 1000 होंगे उसके कंपैरिजन में, इतना ज्यादा होता है आरबीसी काउंट। और जबकि इसका कितना है, बहुत कम है इसका। दूसरा पॉइंट, इसके साइज के रेंज की बात है। भाई जैसा कि हमने बताया आरबीसी तो एक ही टाइप की थी, उसमें कोई आरबीसी में टाइप्स तो थे नहीं कि हमारे ये टाइप की बनेंगी, इस टाइप की, उस टाइप की। उसका तो काम सिंपल था, आरबीसी थी एक बैग जैसी थी, उसका साइज जिसमें क्या था, हीमोग्लोबिन भरा हुआ था, उसका साइज फिक्स था 5 से 7 माइक्रोमीटर। लेकिन यहाँ पे सोल्जर्स हैं भाई, सोल्जर्स के अलग अलग टाइप होते हैं, तो अलग अलग साइज होगा इनका, अलग अलग फंक्शन होगा, तो इसके साइज की रेंज बनती है। तो हम रेंज लिखते हैं यहाँ पे, रेंज लिखेंगे, कितने लिखेंगे, 8 से करीब 50 माइक्रोमीटर तक, इतनी रेंज बन जाती है इसकी। मतलब इतने सारे होते हैं। ठीक है, ये समझे बात, ये साइज रेंज है। ठीक है, दूसरा, अब और देखते हैं इसके बारे में बात करते हैं। इसके अब टाइप्स देख लेते हैं। बनेंगे कहां पे, बनेंगे कहां पे, फॉर्म इन रेड बोन मैरो। सेम याद रखिएगा, येलो बोन मैरो में सिर्फ फैट स्टोरेज होती है, उसमें कुछ भी बनता नहीं है। जो कोने पे होता है ना रेड बोन मैरो,
कोने वाला वहां पे बनता है, कोनों पे होता है रेड बोन मैरो, बीच में शाफ्ट पे होता है हमारा येलो बोन मैरो। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, फॉर्म इन रेड बोन मैरो, बना लीजिए साथ में, याद रहेगा। ये देखिए यहां पे होगा येलो बोन मैरो, और कोनों पे यहां पे जो एक्सट्रीमिटीज हैं इनमें होगा रेड बोन मैरो। ठीक है, ये होता है इनका साइज। अब बात करते हैं इनके टाइप्स की। जैसा कि हमने बताया कि ये सोल्जर्स हैं, तो इनमें काफी टाइप्स बनते हैं, तो इनके टाइप की क्लासिफिकेशन लिखते जाएगी। काफी थोड़ा क्रिटिकल रहता है, काफी लंबा चार्ट बनेगा, तो ध्यान से नोट करिए, एक बार से समझते जाइएगा, पहले समझिएगा। देखिए टाइप्स में सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन होता है वो होता है हमारा ग्रैनुलर, ग्रैनुलोसाइट्स, एक मिनट, ग्रैनुलोसाइट्स और एग्रैनुलोसाइट्स। इनका भी दूसरा नाम आपको पता ही है, ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं ना, ल्यूकोसाइट्स, WBC को, ग्रैनुलोसाइट्स और एग्रैनुलोसाइट्स। ग्रैनुलोसाइट्स। ठीक है, अब इसमें टाइप्स देगा, ये किस बेस बनाया गया, क्या होता है, जैसे सेल होती है ना, ये ट्रू सेल होते हैं, तो इनका साइटोप्लाज्म होगा, न्यूक्लियस भी होगा इनके अंदर। जो साइटोप्लाज्म होता है ना, उसमें ना छोटे छोटे प्रोटीन्स के ग्रैनुल मिलते हैं हमें, मतलब छोटे छोटे दाने, जिस वजह से क्या होता है, इनका प्रोटोप्लाज्म जो इनका साइटोप्लाज्म काफी रफ रहता है, प्लेन नहीं रहता, तो इस वजह से इनका नाम दिया गया। कुछ सेल्स में होता है ग्रैनुल, कुछ सेल्स में नहीं होता, तो इसे नाम देने ग्रैनुलोसाइट्स और एग्रैनुलोसाइट्स। कैसा होगा देखिए, मान लीजिए सेल है, ये सेंटर में न्यूक्लियस है, जो इनका साइटोप्लाज्म होगा ना, उसमें छोटे छोटे काफी सारे दाने होंगे, ग्रैनुल्स, किस चीज के, प्रोटीन्स के हो सकते हैं वो, और कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह भी हो सकते हैं। इनका काम क्या होता है, ये ग्रैनुल्स ऐसे होते हैं, ये एंजाइम्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं बेसिकली। ये क्या करते हैं, दुश्मन को पकड़ के मारते हैं। ये जब भी जहां भी जाएंगे, पकड़, जब भी किसी बैक्टीरिया को मारना है, अपने ग्रैनुल्स बाहर छोड़ देंगे और उसे मार देंगे, तो इनमें होते हैं ग्रैनुल्स, इसलिए इन्हें बोलते हैं ग्रैनुलोसाइट्स। ए ग्रैनुलोसाइट्स कैसे होते हैं वो भी देखिए, इनमें कोई ग्रैनुल नहीं होते, ये प्लेन होते हैं। ठीक है, इनमें कोई ग्रैनुल नहीं है, इसमें ग्रैनुल है, इसमें नहीं है, तो इस बेस का नाम दिया है। यहां पे इनके 3 टाइप है, इजियोफिल्स, बेसोफिल्स और तीसरा हमारा न्यूट्रोफिल्स। 3 टाइप के तो ये हो गए, कौन से हमारे, ग्रैनुलोसाइट्स, फिल्स। ठीक है, डबल एल कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं भाई, हमारी बात आती है एग्रैनुलोसाइट्स पे। इनके देखिए, इनके काफी सारे टाइप बनेंगे। तो सबसे पहले इनके अंदर टाइप बनेगा हमारा, पहला टाइप होगा मोनोसाइट। ठीक है, बन गया। और एक टाइप होगा हमारा लिम्फोसाइट। तो ये कितने टाइप के बने, पहले 5 टाइप के, मतलब इन दोनों में ग्रैनुल नहीं होंगे, जो साइटोप्लाज्म होगा इनका, इन तीनों में ग्रैनुल्स होंगे। ये बेस पे क्लासिफिकेशन ऑन बेस ऑफ ग्रैनुल्स। अब देखिए लिम्फोसाइट में हमारे काफी टाइप बनेंगे, लिखते जाएंगे आप, देखिए टाइप देखिए कितना सारे बनेंगे यहाँ पे। पहला टाइप बनेगा हमारा बी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। ठीक है, अब बात आती है बी और टी क्या है, बीटी। तो देखिए क्या होता है, ये लिम्फोसाइट बनते तो ठीक है बोन मैरो में, भाई जब WBC ल्यूकोसाइट्स बनेंगे तो बोन मैरो में, लेकिन क्या होता है, कुछ सेल्स क्या होती है बोन मैरो में मैच्योर होती हैं, और कुछ सेल्स क्या चल जाती है, वो चल जाती है थाइमस में। क्या होते हैं, हमारी चेस्ट होती है ना, चेस्ट की हड्डी, इसको बोलते हैं थाइमस, बोलते हैं इस हड्डी को, स्टर्नम बोलते हैं, सॉरी स्टर्नम। स्टर्नम के पीछे की साइड पे एक क्या होता है, हमारी ग्लैंड होते हैं, जिसको हम बोलते हैं थाइमस ग्लैंड।
ये जो स्टर्नम है हमारी चेस्ट बोन, ब्रेस्ट बोन भी बोलते हैं इसे, इसके जस्ट पीछे की साइड पे होती है एक क्या ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड। ग्लैंड क्या होता है, एक सिंपल से फोल्डिंग होती है ऑर्गन होता है, मतलब जैसे फोल्ड करके टिश्यू बना दिया ना अंदर की तरफ बैग सा, वैसा ऑर्गन होगा जिसके अंदर कोई केमिकल फॉर्म होगा या कोई सेल मेच्योर होगी, ठीक है, सिंपल होता है ग्लैंड का मतलब। अब उस ग्लैंड के अंदर क्या होगा, ये सेल्स मेच्योर होगी। तो दो टाइप की बन गए, कुछ जो बोन मैरो में बड़ी हो रही थी, मेच्योर हो रही थी और पैदा हुई हो रही थी, कुछ जो पैदा तो बोन मैरो में हुई लेकिन मेच्योर कहां पे होंगे, थाइमस ग्लैंड में। कहां पे होती है, जो चेस्ट की हड्डी होती है हमारी स्टर्नम, इसकी बैक साइड पे, हार्ट के सामने की तरफ, ठीक है, समझे। तो इस बेसिस में बनाया जो बोन मैरो में मैच्योर होंगे बी लिम्फोसाइट, जो थाइमस में मैच्योर होंगे वो टी लिम्फोसाइट। अब इसके टाइप होते हैं, इसके टाइप होते हैं किलर, 4 टाइप होंगे इसके, किलर टी सेल, और दूसरे हेल्पर टी सेल। 2 टाइप तो ये बन गए। तीसरा टाइप होता है इसका ही सप्रेसर टी सेल, और इसका काम क्या, चौथा टाइप होता है हमारा, ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ये होता है हमारा मेमोरी टी सेल, मेमोरी टी सेल, ठीक है। तो ये 4 टाइप होते हैं हमारे, टी 1, 2, 3, 4, 4 तो हो गए। सबसे पहले ये और फिर ये, तो हमें सबके बारे में पढ़ना है थोड़ा थोड़ा। इसी की एक मॉडिफिकेशन होती है प्लाज्मा सेल, मॉडिफाइड इनटू प्लाज्मा सेल्स। ये चार्ट काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इस चार्ट में सारे WBC के क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। और इसी की फॉर्म होती है भाई, यहां पे एक टाइप की सेल्स और बनेंगी, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट बनेगी, और एक और सेल बनेगी यहाँ पे एक टाइप का और है, उसको भी देख लीजिए साथ साथ ही, पूरा चार्ट बन जाएगा। पहला बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, और तीसरे टाइप की सेल होती है नेचुरल किलर सेल, किलर टी सेल, ठीक है भाई, किलर सेल लिख लीजिए, नेचुरल किलर सेल। अब ये क्या है, इस पे बेस पे क्या है, इसका अलग ही काम है, इसका फंक्शन मैं आपको बताएंगे, ये अलग ही तरह से काम करती है, इन सेल से बिल्कुल अलग है। तो इसका काम अलग होता है, लिम्फोसाइट के टाइप होता है नेचुरल किलर सेल, ठीक है। मोनोसाइट तो कितने टाइप के बन गए, मॉडिफाइड प्लाज्मा सेल, और इसी की फॉर्म होती है, इसकी मॉडिफाइड एक फॉर्म होती है PPL, पॉली PMNL, पॉली मॉर्फो न्यूक्लियर, ये आपको आगे वर्ड पढ़ने में मिलेगा 12th में, लिम्फोसाइट, इसके बारे में पूछ सकता है, तो ये सारा बताएंगे हम आपको, ये सारी चीजें आज हमें पढ़नी है लिम्फोसाइट के अंदर, सारी चीजें लिख लीजिए। पूरा ये चार्ट काफी इंपॉर्टेंट है, सारे चार्ट में याद रखके देखिए, यहाँ पे लाइन है, यहाँ पे लाइन डालते हैं, ये सारा चार्ट है हमारा, ये सारे टाइप से WBC के, सारे एक एक इंपॉर्टेंट है, सारे बनते ही हमारे बोन मैरो में, कुछ आगे थाइमस में चले जाते हैं, कुछ बोन मैरो में रह जाते हैं, ठीक है, उस वजह से बात करिए। बाकी ग्रेनुलोसाइट्स जो है ना सारे, ये तो सारे बोन मैरो में मैच्योर होंगे, इनमें कोई बात नहीं है, इवन मोनोसाइट भी बोन मैरो में ही बनेगा, इसके बाद सोचिए, ठीक है। बस लिम्फोसाइट्स में होता है थोड़ा सा, कुछ थाइमस में मिल जाते हैं, तो वो अलग चीज है। बाकी ये सारे हमारे चार्ट है, हमारे सारे WBC के टाइप, एक बार इसे नोट करिए, फिर आगे स्टार्ट करते हैं। हाँ जी ठीक, चलिए। अब देखते हैं सबके काम। पहले हम स्टार्ट करेंगे ग्रेनुलोसाइट्स, फिर करेंगे ए ग्रेनुलोसाइट्स। ग्रेनुलोसाइट्स छोटा लग रहा है, ठीक है, तो देखिए कितने टाइप होंगे इसके, इजियोफिल्स। अब बात आती है इनका क्लासिफिकेशन किस बेस पे किया गया, वो भी आगे पता चलेगा आपको, देखिए इनका क्लासिफाई किस बेस पे करा गया, फिल्स, पेजोफिल्स,
एंड न्यूट्रोफिल्स। ठीक है, हाँ तो पहले यही देखते हैं सबसे पहले कि इनको किस बेसिस पे क्लासिफाई कर रहा है। तो देखिए किस बेस पे कर रहा है, लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये 3 टाइप के हमारे होते हैं। अब इनके टाइप देखते हैं, इनमें किस बेस पर क्लासिफाई करें। तो देखिए आप कभी लैब में गए हो तो आपने देखा होगा जब भी हम स्लाइड्स बनाते हैं ना, कोई भी चीज को माइक्रोस्कोप में देखना हो, तो कोई सेल को कोई टिश्यू को, तो क्या करते हैं हम उसमें स्टेनिंग करते हैं। मीन स्टेनिंग का मतलब क्या होता है, कोई कलर मिलाना, उसको कलरिंग करते हैं, डाइंग। जैसे पेन जैसे रंगाई करते हैं ना, डाइंग डाई होती है, वो भी क्या होती है, कलर ही तो होती है ऐसे। तो ऐसे वहां पे हम स्टेनिंग करते हैं सेल्स की, ताकि हमें अच्छे से सेल के अंदर एक एक ऑर्गन दिखाई दे। तो ऐसी इनको भी स्टेनिंग किया जाता है, माइक्रोस्कोप में देखा जाता है। अब स्टेनिंग के लिए अलग अलग तरह की डाई यूज की जाती है। अब उस डाई का नेचर कैसा होता है, उस बेसिस पे हमने इसके 3 नाम बनाए हैं। इजोफिल्स में जो डाई यूज होती है वो एसिडिक नेचर की होती है, बेजोफिल्स में जो डाई होती है वो बेसिक नेचर की होती है, और न्यूट्रोफिल्स में जो डाई यूज होगी वो होती है हमारी न्यूट्रल नेचर की। तो जो डाई का नेचर है ना, कि जिस डाई से हम उसे स्टेन कर रहे हैं, उस बेसिस पे हमने इनके टाइप बनाए हैं कि कौन सा किस टाइप का है। ठीक है, समझ गए आपको। तो पहला पॉइंट लिखेंगे, एसिडिक डाई यूज टू स्टेन। पहला पॉइंट, इसमें बेसिक डाई यूज टू स्टेन। और तीसरा न्यूट्रोफिल्स, ये होता है न्यूट्रल डाई यूज टू स्टेन। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा है इनका, कि इनकी परसेंटेज, जितने भी WBC है ना, उसमें से 5 पर बेसिकली हमारे 5 टाइप के WBC हैं ऊपर। भाई जो सबसे ऊपर क्लासिफिकेशन हमारा ग्रेनुलोसाइट्स और ग्रेनुलोसाइट्स के बाद इजोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स, बस यही तो हमारा। तो इनमें परसेंटेज होते हैं फिक्स, कौन कितने परसेंट होता है, ठीक, कोई ज्यादा होता है कोई कम होता है, जिसका जैसा यूज वैसा काम। तो जो सबसे ज्यादा हो इसमें देखिए कितनी कितनी होती है, इसकी जो परसेंटेज होती है वो होती है करीब 1 से लेके 2% तक। जितने भी WBC होंगे ना, सब में से 1 से 2% होता है बस ये। बेसोफिल्स होता है हमारा 0.2 से 1%, और न्यूट्रोफिल्स हो जाता है, ये होता है सबसे ज्यादा, ये कितना होता है 60 से 65%। बाकी के भी देखेंगे अभी। तो ये दूसरा पॉइंट आ गया। अगला पॉइंट क्या आ गया इनके बारे में, इनका काम के बारे में बात करते हैं। चलिए पहले इनका एक सेल देख लेते हैं। ये तो हमें पता है ग्रैनुल्स होंगे, इनके अंदर ग्रैनुलोसाइट्स हैं, ग्रैनुल्स प्रेजेंट, देख लीजिए। चलिए ये भी पॉइंट, ग्रैनुल्स प्रेजेंट, तीनों में हो, खैर वो तो वही ग्रैनुलोसाइट्स हैं, तो ग्रैनुल्स प्रेजेंट। ये किस तरह के ग्रैनुल्स होते हैं, प्रोटीन ग्रैनुल्स होते हैं, और जो क्या काम करते हैं, किसी बैक्टीरिया को मारने में काम आते हैं। ग्रैनुल्स प्रेजेंट। अब इनकी सेल देख लेते हैं, थोड़ी सी सेल कैसी होती है। देखिए ध्यान से, ये इसकी सेल है, इसका जरा न्यूक्लियस देखिएगा, काफी इंटरेस्टिंग होगा इसका न्यूक्लियस। तो बड़ी बना लेते हैं, ठीक है। ये देखिए न्यूक्लियस इसका, आप जरा देख के बताइए किस चीज की शेप है। क्या ये कुछ कुछ हेडफोन जैसा नहीं लग रहा, कान पे लगाने वाला, कुछ कुछ वैसा ही ना। तो इसका जो न्यूक्लियस होता है ना वो लिखते हैं हम, और ग्रैनुल्स तो इसमें होंगी, ग्रैनुल्स बना लीजिए तो, ठीक है। तो यहां पे लिखते हैं हेडफोन शेप्ड, हेडफोन शेप्ड बाइलोब्ड, 2 लोब होते हैं न्यूक्लियस में, बाइलोब्ड न्यूक्लियस, ठीक है। ये पॉइंट लिख लिया। इसके बारे में बात करते हैं,
इसकी शेप नॉर्मल होती है, इसमें कोई ज्यादा पंगे नहीं होते। इसमें नॉर्मल सा होगा हमारा न्यूक्लियस बाइलोब, ठीक है। तो यहां पर डायरेक्ट लिख सकते हैं बाइलोब न्यूक्लियस, लोब्ड न्यूक्लियस, सिंपल सा होता है यहाँ पे। चौथा आता है, अब तीसरा आता है ये वाला, इसमें ज्यादा पंगे नहीं है, इसमें थोड़े से पंगे हैं, देखिए क्यों। यहां पे मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस होता है, ये सतरंगी अमीबा बन जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं, मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस, मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस, ठीक है। इतना लिखा। अब बात आते हैं इनके काम की हमारी बॉडी में। देखिए ये जो इन्वॉल्व होता है, इन दोनों का फंक्शन ध्यान देखिएगा, इनमें कन्फ्यूजन रहती है। ये जो इन्वॉल्व होते हैं दे इन्वॉल्व इन एलर्जिक रिएक्शंस, मतलब जो हमारी बॉडी में एलर्जी होती है ना, एलर्जी क्या होता है, कई बार क्या होता है हमारे को किसी फूड से एलर्जी होती है, मतलब क्या होता है हमारी बॉडी ये मानती है कि वो चीज जिससे हमें एलर्जी है हमारी बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल है, हमारी बॉडी मान लेती है, ठीक है। तो जैसे चीज हमारी बॉडी में एंटर करती है ना, हमारी बॉडी तुरंत बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाती है, हाइपर एक्टिव हो जाती है, जिस वजह से क्या होता है उस चीज को मारने में तुरंत बैक्टीरिया जाते हैं, हमारी WBC जाते हैं उस एरिया में मारने के लिए होते हैं, बहुत सारी WBC जाती है, काफी सारी वहां पर रिएक्शन होती है, प्रोटीन उससे उस बैक्टीरिया को गलाया जाता है, तो वहां पे क्या होता है सूजन वगैरह एलर्जी हो जाती है हमें। तो इससे होता है हाइपर एक्टिव हो जाता है, जब हमारा उस एरिया में सूजन आएगी, प्लस उसका इफेक्ट भी दिखाई देगा हमारी बॉडी में। जब इतनी सारी एकदम से WBC एक्टिव हो जाएंगे, अपना काम करेंगे, तो हमारी बॉडी में कुछ सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, छींके ज्यादा आने लगती है, रैशेस पड़ जाते हैं बॉडी पे, उस चीज को क्या बोलते हैं एलर्जी, हाइपर एक्टिवेशन ऑफ आवर WBC इम्यून सिस्टम, ठीक है, समझे। एलर्जी, एलर्जिक, और जो रिएक्शंस होती है उन्हें एलर्जिक रिएक्शन बोलते हैं, रिएक्शंस, ये पॉइंट लिख लीजिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कैसे करते हैं ये, क्या करते हैं एलर्जी को कैसे इन्वॉल्व करती हैं, ये एलर्जी को कम करती हैं, इनका काम एलर्जी को कम करना है। भाई ज्यादा हो रहा है ना, तो ज्यादा होना भी अच्छी बात नहीं है, जिससे क्या होता है अगर ज्यादा होगी तो इससे ज्यादा एलर्जी से, ओवर एक्टिवेशन से इंसान की डेथ भी हो जाती है कई बार, तो ज्यादा ना हो उसके लिए ये रिलीज करती है, रिलीज एंटी हिस्टामाइन। हिस्टामाइन वो केमिकल होता है जो एलर्जी क्रिएट करता है, तो एंटी हिस्टामाइन उसको अपोजिट होगा जो उसको घटाएगा, ठीक है। तो ये वो रिलीज करती है जिससे हमारी बॉडी में एलर्जी कम होती है, समझे इतनी बात। अब बात आती है बेसोफिल्स की। इनका काम होता है दे इन्वॉल्व इन इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस। यहां पे की गड़बड़ होती है, दोनों जगह अलग अलग रिएक्शन है, यहाँ पे एलर्जिक रिएक्शन है, यहाँ पे इन्फ्लामेटरी है, तो कंफ्यूजन होती है किसमें एलर्जिक है किसमें इन्फ्लामेटरी है। इसमें एलर्जिक है इजोफिल्स में, देखिए यहाँ पे ई है, एलर्जिक में इजोफिल्स में भी है, तो ई मतलब एलर्जिक, बेसोफिल्स और इन्फ्लामेटरी, एक याद कर लीजिए ई, दूसरा अपने आप आ जाएगा इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस। अब बात आती है इसमें भी क्या करती हैं, ये कुछ केमिकल रिलीज करेंगे, ये काफी सारी चीजें रिलीज करेंगे, यहां देखिए इसका रोल। रिलीज क्या क्या रिलीज करेगी, पहले बात हिस्टामाइन, हाँ इन्होंने हिस्टामाइन रिलीज कर दिया, मतलब ये एलर्जी को बढ़ाएंगे, घटाएंगे नहीं, उस एरिया में एलर्जी को बढ़ाएंगे, ठीक है। एलर्जी क्यों बढ़ाई जा रही है, एलर्जी हो किस वजह से रही है, क्योंकि हमारी बॉडी उस बैक्टीरिया को मारना चाहती है, फिर जो चीज हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है उसे मारना चाहती है, तो ये थोड़ा इंक्रीज करते हैं, ये थोड़ा घटाते हैं ताकि मेंटेन रहे लेवल। हिस्टामाइन इंक्रीज करता है एलर्जी। दूसरा और चीजें भी रिलीज करते हैं, साथ में सेरोटोनिन, सेरोटोनिन इसका क्या काम है, ये इंक्रीज करता है एलर्जी, इंक्रीज एलर्जी, और ये डिक्रीज करता है एलर्जी को, ये भी इसकी तरह एंटी हिस्टामाइन की तरह, डिक्रीज एलर्जी, ठीक है। तीसरी चीज एक और रिलीज करते हैं जिसे हम बोलते हैं हिपेरिन। देखिए हमारी बॉडी में जैसा हमने पता होता है, कोई चोट लग जाती है हमारी बॉडी में, चोट लगती है तो क्या होता है खून बहता है वहां से, लेकिन थोड़े टाइम बाद क्या होता है वहां पे काला काला जम जाता है, काला काला उसको क्या बोलते हैं ब्लड क्लॉट। अब बाहर ये चीज हो रही है बॉडी के खून लॉस को बचाने के लिए, ब्लड लॉस को बचाने के लिए, तो अच्छी बात है, लेकिन गलती से अगर ये चीज अंदर हो जाए ना कि ब्लड क्लॉट अंदर बन जाए, जो काला काला खून जम के बना है ब्लड वेसल्स के अंदर, तो ये क्या करता है उन वेसल्स को ब्लॉक कर सकता है, और अगर वेसल्स ब्लॉक हुई तो क्या होगा, ब्लड को धक्का मारने के लिए आगे ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, कोई भाई ब्लॉक पाइप हो,
आपके भाई मान लीजिए घर में पाइप है, उसमें बॉल फंस गई है, तो उसमें पानी को अगर चलाना है तो ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है ना पीछे से मोटर से, तो ऐसे ही वो काम हर्ट करेगा। हर्ट ज्यादा प्रेशर लगाएगा तो हर्ट पे प्रेशर पड़ेगा, और हर्ट पे प्रेशर पड़ेगा तो हार्ट फेल के केसेस आ सकते हैं, तो इवन हार्ट फेल और इंसान की डेथ भी हो सकती है। तो अंदर अगर एक क्लॉट बने ना वेसल्स के अंदर, जो पत्थर जैसा बन जाता है, ब्लड सूख के काला काला, जिससे बाहर तो बचाव होता है खून लॉस से, ब्लड लॉस से, अंदर दिक्कत करता है। तो अंदर दिक्कत ना हो उसके लिए ये रिलीज होता है। ये क्या करता है, इसे हम बोलते हैं एंटी कोगुलेंट। कोगुलेंट होता है जो खून जमाता है, ये होता है एंटी कोगुलेंट जो बचाता है, इसकी वजह से अंदर नहीं जमता खून। अंदर भाई कोगुलेशन ना हो ब्लड का, खून जमने का, तो उसके लिए वर्ड यूज होता है एंटी कोगुलेंट। ठीक है, वो लिख लीजिए। ठीक है, रिएक्शंस पूरे लिख लीजिए। अब बात आती है भाई, इसको पूरा बंद कर लीजिए। अब बात आती है इसका। इसका सिंपल सा रूल होता है, ये कुछ फल तो रिलीज नहीं करती, इनका काम होता है ये जहां भी बैक्टीरिया दिखेगा सीधा उसके पास जाएंगी, उसको पकड़ेंगी और उसको निगल के खा जाएंगी। इस चीज को हम वर्ड यूज करते हैं, मतलब बैक्टीरिया को मार रहे हैं ना, पकड़ के खा जा रहे हैं, उसे डाइजेस्ट कर देते हैं केमिकल से, तो वर्ड यूज करते हैं फेगोसाइटोसिस। इसका मतलब है बैक्टीरिया को मारना। इट फेगोसाइटोसिस काम क्या होता है इनका, फेगोसाइटोसिस मतलब किलिंग ऑफ बैक्टीरिया, मतलब मार देंगे, किलिंग ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, तो ये हमारे ग्रेनुलोसाइट्स। अब हम पढ़ेंगे इसके बाद ए ग्रेनुलोसाइट्स, बड़े से नोट करिए फटाफट। हाँ जी, देखते हैं आगे, चलिए। बीच बीच में वो चेक करना पड़ता है कि रिकॉर्डिंग से चल रही है नहीं, कई बार बंद हो जाता है इसलिए। चलिए आगे देखते हैं। आपको इसके सारे नोट्स, लेक्चर के सारे नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं अगर ज्यादा आप आलसी हैं तो। ना नोट करें तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि हम भी अपने भाई स्कूल टाइम पे काफी आलसी थे, हम भी यही करते थे, तो इसलिए हमने ये फैसिलिटीज भी रख रखी हैं आलसियों के लिए। ठीक है, अब देखते हैं आगे। दूसरा पॉइंट क्या हमारा, ए ग्रेनुलोसाइट्स। लोसाइट्स, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मोनोसाइट को कॉलम थोड़ा छोटा कर देंगे, मोनोसाइट में ज्यादा चीजें नहीं है, और लिम्फोसाइट का थोड़ा बड़ा रखेंगे कि यहाँ पे काफी सारे टाइप्स था, हमने देखा था अपने ऊपर। तो देखिए पहले हम पढ़ते हैं लिम्फोसाइट पढ़ लेते हैं, छोटा सा कॉलम बना के, मोनोसाइट्स। इसके पहले देख लेते हैं इसका काम क्या होता है। परसेंटेज देखते पहले इसकी कितनी होती है। इसकी परसेंटेज होती है हमारी करीब 8 से 10% टोटल का, और लिम्फोसाइट की कितनी होगी, लिम्फोसाइट की होती है करीब 20 से 25% के आसपास। तो देखिए एक ऑर्डर बन जाता है, आपको उसके परसेंटेज का ऑर्डर बनाना पड़ेगा, याद कर लीजिएगा उससे। देखिए ऐसे याद कर लीजिए, ये पूछ जाते हैं NLMEB। देखिए ये ऑर्डर है, किस वजह से आएंगे, जो सबसे ज्यादा सबसे ऊपर ग्रेटेस्ट, जिसके सबसे ज्यादा परसेंटेज है, ग्रेटेस्ट लोएस्ट। क्या बनाएंगे, न्यूटन, ऊपर लिख लीजिए। चलिए इसको मिटाते हैं, इस तरफ बढ़ रहा है, देखिए ऊपर की तरफ ऐसे परसेंटेज बढ़ रही है। न्यूटन लॉ ऑफ मोशन इज, इसको इज कर लीजिए, इज बेस्ट। ये ट्रिक है इसको याद करने की। सबसे ज्यादा न्यूट्रोफिल्स कितनी, 60 से 65%। एल लिम्फोसाइट इसकी कितनी है, 20 से 25%। मोशन एम मोनोसाइट्स कितनी है, 8 से 10%। इजोफिल्स की कितनी थी, 1 से 2%। और बेजोफिल्स की कितनी थी, 0.2 से 1%। ठीक है, ये ऑर्डर था हमारा। ठीक है, एक बार देख लीजिए, ये ऑर्डर याद रखिएगा भाई। एंट्रेंस एग्जाम्स में वो पूछ जाता है न्यूमेरिकल, किसकी कितनी परसेंटेज थी उसको अरेंज करने को, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, इसके बारे में भाई ये ऑर्डर देख लीजिए। अब यहाँ पे ना मोनोसाइट के लिए एक पॉइंट और लिखना है। इसका काम क्या है, इसका काम सिंपल है, वैसा ही है जैसा न्यूट्रोफिल्स का था।
फेगोसाइटोसिस, फेगोसाइटोसिस, इसके बारे में एक पॉइंट लिख, इसकी सेल देख लीजिए कैसे बनेगी। सेल्स की यहां पर बना देते हैं, बना देते हैं थोड़ी छोटी सी बना देते हैं सेल। इसकी सेल देखिए कैसे बनेगी। इसके न्यूक्लियस में भी एक खास बात है, इसका न्यूक्लियस देखिए कैसा होगा। ये आपको कैसी शेप लग रही है भाई, इसमें मोनोसाइट, ये एग्रेनुलोसाइट्स के अंदर आ रहे हैं, मतलब इसमें ग्रेनुल्स तो होंगे नहीं। ये आपको कैसी शेप लग रही है, हॉर्स शू शेप लग रही है, जो हॉर्स का पंजा होता है पैर, तो इसको बोलते हैं हॉर्स शू शेप्ड न्यूक्लियस। ठीक है, ये इसका नाम होता है। इसमें ये खासियत है मोनोसाइट की। ये 3 पॉइंट है आपको मोनोसाइट के बारे में याद रखने हैं, परसेंटेज इसकी, क्या काम है, कैसा न्यूक्लियस होता है। ठीक है, ये ऑर्डर है। अब बात आती है लिम्फोसाइट पे। देखिए लिम्फोसाइट की परसेंटेज देखिए, इसके पहले टाइप्स देखेंगे, टाइप्स के अकॉर्डिंग ही इसका काम समझ में आएगा आपको। सबसे पहले तो टाइप कौन से थे हमारे, बी लिम्फोसाइट, अब देखिए जैसा कि आपने सोल्जर्स में देखा होगा, सोल्जर्स में क्या होता है, कुछ सोल्जर्स ऐसे होते हैं जिनके पास हाथों में, जो डायरेक्ट खुद लड़ने नहीं जाते, अपनी सेना को भेज देते हैं, जो थोड़े चीफ पोस्ट होते हैं भाई, थोड़ा अच्छे लेवल पे, जो डायरेक्ट खुद लड़ने नहीं जाएंगे, ऑर्डर मिले देंगे वो अपने आगे वाले बंदे को, वो ऑर्डर लेगा और लड़ने जाएगा सीधा। तो मतलब क्या हुआ, खुद नहीं लड़ने गए, इन्होंने अपने छोटे छोटे सैनिक छोड़, जो अपने फॉलोअर्स होंगे, इनके छोटे जो इनके अंडर में होंगे, ये कमांडर चीफ है, तो इनके पास अपने फौज है, उसको भेज देंगे। तो मतलब ये खुद नहीं गए, ये किसी और को भेजा, तो ऐसे ही करते हैं। अब वो छोटे छोटे सोल्जर्स के होंगे, वो आके लड़ेंगे, तो इनके वो छोटे छोटे सोल्जर्स क्या होते हैं, उनको हम वर्ड बोलते हैं एंटीबॉडी। अब वो क्या होते हैं, ग्लूकोज और प्रोटीन का मिक्सचर होता है, जो कि इन सेल्स के अंदर बनता है। उन ग्लूकोज और प्रोटीन का मिक्सचर निकलेगा सेल से और जाके सीधा बैक्टीरिया को, दुश्मन को मार देगा। ये इनका तरीका होता है, खुद लड़ने कभी नहीं जाते, समझे। तो मतलब पहली बात कैसे होगा, पहले तो ये मैच्योर होंगे, मैच्योर इनटू, पहले तो ये मैच्योर करेंगे, मैच्योर होंगे किसमें, प्लाज्मा सेल्स में, प्लाज्मा सेल्स, और फिर वहां से इसको हम बोलते हैं एंटीबॉडी फैक्ट्री, एंटीबॉडी फैक्ट्री, यहां पे मतलब एंटीबॉडीज बनेंगी, फैक्ट्री, फॉर्म एंटीबॉडीज, एंटीबॉडी, और ये एंटीबॉडी क्या करेंगी, मार देंगे उसे, किल बैक्टीरिया, समझे। ये इसका काम होता है बी लिम्फोसाइट का। खुद लड़ने नहीं गए, अपने छोटे सोल्जर्स को बोला, वो जाके लड़ने गए, उन्होंने मार दिया दुश्मन को। याद रखिए, हर बैक्टीरिया, हर वायरस के लिए अलग अलग तरह की एंटीबॉडी होती है। ऐसा नहीं होगा कि एक जो कोरोना वायरस की एंटीबॉडी है वही ओमिक्रॉन पे भी काम करेगी, नहीं, ओमिक्रॉन के लिए अलग होगी, कोरोना के लिए अलग होगी। इवन हर तरह के वायरस के लिए अलग अलग तरह की एंटीबॉडी होती है, समझे। अब बात आती है टी लिम्फोसाइट की। टी लिम्फोसाइट, इसमें भी टाइप्स थे। इसमें सबसे पहला था बी लिम्फोसाइट, ये वो कौन से थे, जो बोन मैरो में मैच्योर हुए थे। ये क्या करेंगे, जो एंटीबॉडीज बना रहे हैं ना, जो प्लाज्मा सेल्स, बी लिम्फोसाइट जो मैच्योर हो रहे हैं, हाँ, हेल्पर टी सेल, हेल्पर टी सेल। बी लिम्फोसाइट कौन से, बोन मैरो में मैच्योर होते हैं, जो कि एंटीबॉडीज बनाते हैं। ये हेल्पर टी सेल क्या करेंगी, डी लिम्फोसाइट की मदद करेंगी, उनकी मदद करेंगी एंटीबॉडीज बनाने में, मतलब सोल्जर्स को ट्रेन करने में, जो हमारे अंडर काम करेंगे, उन सोल्जर्स को ट्रेन करेंगे और ये आगे जाके भेज देंगे। जो प्लाज्मा सेल, मतलब हेल्प बी लिम्फोसाइट टू फॉर्म एंटीबॉडीज, मतलब एंटीबॉडीज बनाने में हेल्प करेंगे। इनका अलग से कोई काम नहीं, बी लिम्फोसाइट उसकी हेल्प बना, एंटीबॉडीज में मदद करेंगे और फिर एंटीबॉडीज जाके आगे दुश्मन को मार देंगी। ठीक है, ये इसका काम हुआ। दूसरा टाइप कौन सा था हमारा, किलर टी सेल, किलर टी सेल। ये है भाई दूसरे टाइप के सेल, मोनोसाइट और न्यूट्रोटाइप के सेल। इनको कोई मतलब नहीं है एंटीबॉडीज वगैरह बने भाड़ में जाए, सीधा खुद जाएंगे बंदूक लेके और दुश्मन को मार देंगे, सीधा ऑर्डर मिला और ठोक देंगे। इनको कोई मतलब नहीं है, मतलब ऑर्डर भी नहीं लेंगे किसी का, ये अपनी मर्जी से चलते हैं, इनको कोई ऑर्डर की जरूरत नहीं है।
सीधा जाएंगे उस साइट पे और वहां पे दुश्मन को मार देंगे, अपनी यूनिट से मालिक हैं, इनको किसी से कोई मतलब नहीं है। मतलब क्या लिखेंगे, फेगोसाइटोसिस ये लिखेंगे इसके लिए भी वर्ड, फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटिस का मतलब क्या होता है, ये बैक्टीरिया के पास जाते हैं, उसको पकड़ते हैं और उसको खा जाते हैं, उस खा जाने को बोलते हैं इंगल्फिंग, और वहीं पर वर्ड यूज होता है फेगोसाइटोसिस। ठीक है, तीसरा वर्ड आता है हेल्पर, किलर, सप्रेसर। सप्रेसर टी सेल। अब सप्रेसर टी सेल क्या है, ये कंट्रोल करेंगे भाई सोल्जर्स। क्या होता है कई बार गुस्से में क्या होता है, गुस्से में कुछ सोल्जर्स वगैरह ज्यादा ओवर एक्टिव हो जाए, ये भाई दुश्मन के साथ साथ तो आम जनता को भी मार रहे हैं, आम जनता को भी उससे प्रॉब्लम हो रही है। अब आम जनता का तो इससे कोई कसूर नहीं था, लेकिन ओवर एक्टिवेशन हो रहा है, जैसे एलर्जी में हो रहा था, वहां पे क्या होता था, ओवर एक्टिवेशन होता है, जिससे क्या होता था, बैक्टीरिया को मारने के साथ साथ नॉर्मल सेल्स को भी प्रॉब्लम होती थी, वहां की पूरी बॉडी को, नॉर्मल जो बॉडी की कोई गलती नहीं है उसको भी सफर हो रहा है, तो ये चीज गलत है। तो ऐसी उस चीज को कम करने के लिए कौन आया, सप्रेसर टी सेल। ये इन लिम्फोसाइट्स का जो इफेक्ट है उसको कम करेंगी, बाकी एलर्जी वगैरह वो बी लिम्फोसाइट वगैरह करते हैं, ये सब इनका जो इफेक्ट होगा उसको कंट्रोल करेंगी, ये जो बी लिम्फोसाइट वगैरह है, ये बी लिम्फोसाइट, डी लिम्फोसाइट। ठीक है, सप्रेसर टी सेल। सप्रेस इफेक्ट, सप्रेस इफेक्ट ऑफ ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स का सबका इफेक्ट कम करेगी, लिम्फोसाइट जितने भी लिम्फोसाइट्स, अदर लिम्फोसाइट। ठीक है, लिम्फोसाइट्स लेते हैं, लिम्फोसाइट्स समझ गए। चौथा टाइप देखते हैं इसका, चौथा टाइप थोड़ा खास है, चौथा टाइप यहां से बना लेते हैं। फोर्थ टाइप क्या है, कौन सा था हमारा, मेमोरी टी सेल। मेमोरी टी सेल। अब देखिए इसकी खासियत क्या है, ये लड़ने नहीं जाते भाई, कुछ सोल्जर भाई, कुछ लोग ऐसे होते हैं पोस्ट में जो लड़ने वगैरह काम नहीं करते, इनका काम होता है सब चीज का रिकॉर्ड रखना पूरी बॉडी में, भाई हमारे जो दुश्मन है कितने दुश्मन है, क्या क्या पहचान, उनकी क्या क्या मार्किंग है, कि कोई गलती से कोई दूसरे देश का दुश्मन हमारे देश में आ जाए तो उसकी पहचान रखते हैं लोग, कि पहले भी बंदा आया था, इसको पकड़ के मार देना है। ऐसे हमारी बॉडी में होता है, हमारी बॉडी क्या होती है, जो सेल्स होती है ना, हर एक एक वायरस, एक बैक्टीरिया खबर रहती है, ये देख लेती है कि अगर ये बंदा पहले भी आया है तो मतलब पहचाना हुआ है, और इसने पहली बार जब आया था तो इसने नुकसान किया था हमारी बॉडी को, ये भी सेल को याद रहता है, तो दूसरी बार ये नुकसान ना कर पाए, ऐसा ना कर पाए, इसलिए क्या करती है, जाके उसे पहले ठोक देती है। मतलब ये करती है, रिकॉर्ड रखती है, या आगे इन सबको ऑर्डर करेंगी और जाके उन्हें मार देंगे तुरंत। ये पहचान लेती है, इनका काम सिर्फ पहचानने का होता है, ये मारने वाले का काम ये नहीं करती, ये सिर्फ ऑर्डर करती है और आगे जाके मार देंगे। ठीक है, इनका काम बस पहचानने वाला, रिकॉर्ड रखती है सब चीजों का। इट इज जैसे हमारी बॉडी में बोलते हैं भाई, एक बार कोई बुखार हो गया तो दोबारा नहीं होता बीमारी, इसी की वजह से नहीं होता, पहली बार में तो हो जाता है इफेक्ट उसका भी बुखार हो गया, दूसरी बार में इनकी वजह से नहीं होता, ये नजर रखती है सब चीज में, और दूसरी बार आते ही उस ऑर्डर कर देते हैं और जाके मार देते हैं। ठीक है, इट मेमोराइज एनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये हर चीज को हर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मेमोराइज करती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, लास्ट टाइप आता है हमारा लिम्फोसाइट्स का। भाई ये तो बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट थे, इसमें से कौन टाइप निकाल लीजिए, इसको बंद कर लीजिए। कौन सा था हमारा थर्ड टाइप, कौन सा था, ये फर्स्ट था, ये सेकंड था, सही समझते हैं, और ये आएगा थर्ड। थर्ड कौन सा था हमारा, नेचुरल किलर सेल। देखिए इन सेल में ये अलग ही टाइप की सेल है, इनके पास ऐसी शक्ति है जो इनमें से किसी सेल के पास नहीं, किसी भी डब्ल्यूबीसी के पास। भाई देखिए जो ऊपर की डब्ल्यूबीसी वो कैसी थी कि भाई कोई बाहर का बैक्टीरिया आएगा, पहचान लेंगे उसे, जो हमारी बॉडी का पार्ट नहीं है, पहचान लेंगे उसे मार देंगे। लेकिन कई बार क्या होता है भाई, देश के अंदर तो घुस बैठे होते हैं देशद्रोही, जो हमारे देश का पार्ट है लेकिन फिर भी कहीं और किसी और देश को सपोर्ट कर रहे हैं, तो नॉर्मल जो डब्ल्यूबीसी है उन लोगों को नहीं पहचान पाती, ये उन देशद्रोहों को भी पहचान लेती हैं। तो ये स्पेशल टाइप की सेल है। और वो देशद्रोही कौन से होते हैं हमारी बॉडी में, कैंसर सेल्स। कैंसर सेल्स क्या होती है, हमारी बॉडी की सेल होती हैं और हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचा रही होती हैं, तो इसलिए से वो गलत चीज होती है। अब हमारी बॉडी की सेल्स होती हैं तो नॉर्मल डब्ल्यूबीसी उस पर एक्ट नहीं करती कोई, कि हमारी बॉडी की सेल है तो करने दो जो कर रही है, उन्हें पता नहीं चलता, लेकिन ये उस सेल को पहचान लेती हैं और ये उसको मारती हैं
तो इनके पास स्पेशल एबिलिटी है, इट बस लिखेंगे दे हैव एबिलिटी टू सेल्फ रिकॉग्नाइज, मतलब ये अपनी बॉडी के सेल्फ को भी रिकॉग्नाइज कर सकती है। ये देखेंगे कौन कुछ गलत तो नहीं कर रहा, अगर दिखेगा कि इन्हें देशद्रोही वाला काम कर रही है वो सेल्स जो हमारी बॉडी के, तो उन्हें तुरंत मारेंगी। तो इसलिए क्या होते हैं, हेल्पफुल, हेल्प टू किल, ये मतलब हेल्प करती हैं कैंसर सेल्स को, मतलब कैंसर को ठीक करने में हेल्प करेंगे कैंसर सेल्स, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये है हमारा सारा WBC का क्लासिफिकेशन। यहाँ पे हमारा ए ग्रेनुलोसाइट्स भी खत्म होता है, तो यहाँ पे हमारा ये एक डॉट WBC का पार्ट आप नोट कर लीजिए। हाँ, तो भाई हमारा यहाँ पे ये लेक्चर खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में अपना ब्लड ग्रुपिंग और इसके बचे कंपोनेंट्स के बारे में बात करेंगे, फिर हमारा ब्लड वाला टॉपिक खत्म हो जाएगा, फिर हम आगे हार्ट वाला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।